नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। महंगाई के इस दौर में 1,000 रुपए महीने की पेंशन क्या किसी बुजुर्ग की जिंदगी चलाने के लिए काफी हो सकती है? यही सवाल अब संसद की एक अहम समिति ने भी उठाया है। समिति ने ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बेहद कम बताते हुए सरकार से इसकी तुरंत समीक्षा कर इसे बढ़ाने की सिफारिश की है। अब कितनी पेंशन बढ़ाने की बात चल रही है, समिति ने और क्या क्या बातें कही, इसके अलावा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी जिसको कि आप ईएसआईसी के नाम से जानते हैं, वो वाला भी मामला सामने आ रहा है। तो चलिए पूरे मामले को आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे न्यूनतम पेंशन की, इसके बाद चर्चा करेंगे एलपीजी क्राइसिस के ताजा हालात की और अंतिम में चर्चा करेंगे बेरोजगारी की समस्या की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरुआत। देश में लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस छिड़ गई है। संसद की एक अहम समिति ने कहा है कि ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली 1,000 रुपए महीने की न्यूनतम पेंशन आज के दौर में बेहद कम और अव्यवहारिक है। बढ़ती महंगाई, दवाइयों और रोजमर्रा के खर्चों के बीच इतने पैसों में बुजुर्गों का गुजारा वो मुश्किल हो गया। ऐसे में समिति ने सरकार से इस पेंशन राशि की तुरंत और व्यापक समीक्षा करने की सिफारिश की है, ताकि इसे बढ़ाकर एक सम्मानजनक और एक वास्तविक स्तर पर इस पेंशन को लाया जा सके। खास बात यह है प्रवीण सर कि ईपीएस 95 के पेंशनर्स लंबे समय से 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग कर रहे हैं और हाल फिलहाल में आपको भी पता होगा सर, जंतर मंतर में 9 मार्च से 3 दिवसीय एकदम धरना प्रदर्शन चल रहा था। ताजा अपडेट क्या है? क्या इसी धरना प्रदर्शन को देखते हुए सरकार जागी है, ये कहूं मैं? नहीं, धरना प्रदर्शन तो खैर अभी हुआ है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी, चूंकि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट, इस जो स्टैंडिंग कमेटी है या स्थायी समिति है, इसने अपनी एक बड़ी जो सिफारिश या बड़ी डिमांड सरकार के सामने रख दी है। जाहिर तौर पर कर्मचारियों की मांग लगातार इस बात को लेकर बनी हुई थी कि साहब जो 1,000 रुपये की आप मिनिमम पेंशन दे रहे हैं, जो 2014 में फिक्स हुई थी, उससे काम चल नहीं रहा। महंगाई और बाकी जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़े हैं और इसे तत्काल बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। अब यही बात जो कर्मचारी बात कर रहे थे, जिसको लेके आंदोलन हो रहे थे, उस चीज़ को अब जो संसदीय समिति है उसने खुद दोहरा दिया है कि साहब ये जो रकम जो आप दे रहे हैं 1,000 रुपये की, ये बिल्कुल नाकाफ़ी है। एक सम्मानजनक, एक रियलिस्टिक जो अमाउंट होना चाहिए, उससे कतई ये दूर है और इसमें तत्काल बदलाव करने की सरकार को ज़रूरत है विशाल। तो मैं इसको, देखिए, आप ब्रॉड लेवल पर अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है, जहाँ सरकार की समिति ने खुद सरकार से मांग कर दी है कि साहब आप अब यहाँ पर रिविजिट कीजिए इस पूरे मामले में। जो पेंशनर्स हैं, लाखों जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उनकी जो ज़्यादा पेंशन की जो लगातार डिमांड है, उसको अब पूरा किया जाए। 7,500 रुपये की मांग लगातार चल रही है कि कम से कम इसको 7,500 रुपये सरकार करे। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये एक बड़ा स्टेप है, जहाँ सरकार के ऊपर अब एक, मैं कहूँगा कि अंदर खाने से ही अब एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई देता है। जब आपकी संसदीय समिति जो रिकमेंडेशन कर रही है, उसको अक्सर कर सरकार उन सिफारिशों को दरअसल लागू करती है। चलिए सर, इसके साथ ही सर एक और बहुत अहम मुद्दा है। कहा जा रहा है कि इसके साथ ही 1,000 वाला तो 7,500 कर दीजिए, प्लस इसके साथ इसको में महंगाई भत्ता उसको भी जोड़िए। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ना, बिल्कुल। महंगाई भत्ता जिस तरह से जो आपके केंद्र सरकार के जो पेंशनर हैं या जो कर्मचारी हैं, उनके लिए जिस तरह महंगाई भत्ते का प्रावधान है, उसी तरह का यहाँ प्रावधान भी होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मिनिमम पेंशन दें और उसके साथ उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट ना करें या इन्फ्लेशन को उसमें जोड़ें ना और उसको उसके हिसाब से वहाँ रिलीफ ना दें, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। 7,500 की पेंशन का तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक उसमें इन्फ्लेशन को भी ऐड नहीं किया जाएगा। तो इस लिहाज से अगर आप डीए को देखेंगे तो उसका जोड़ा जाना यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण है विचार। चलिए सर, अब रार तकरार भी हुआ है श्रम मंत्रालय में और समिति में, उस बात को भी बहुत आसान भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, सरकार कही समिति को कि हम तो पहले ही बहुत कुछ दे रहे हैं,
उनका कहना था कि ईपीएफओ के मौजूदा कर्मचारियों के लिए 1.16% का अतिरिक्त योगदान हम दे रहे हैं। न्यूनतम जो है 1,000 रुपये जो पेंशन सुनिश्चित करने के लिए बजट से मुझे जो है पैसा निकाल कर देना पड़ता है, मुझे बजट से सपोर्ट देना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद समिति ने कहा कि नहीं, आप इसको रिविजिट कीजिए, सोचिए, समझिए और हो सके तो बजट में से जो है पैसा कुछ निकालिए, इसके लिए अलग से पैसा निकाल के और तब दीजिए। तो चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी खबर आई है और अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सर एक और अहम मुद्दा आया है। कहा गया है कि मजदूरों और गिग वर्कर्स के लिए भी कुछ सुझाव दिए गए हैं। कहा गया कि गिग वर्कर्स को जो है सामाजिक सुरक्षा से उसको जोड़िए, सभी गिग वर्कर्स का जो है ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य करिए। कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों को ईएसआई और पीएफ जैसी योजनाओं का जो है लाभ जो है वो समय से मिले और श्रम कानूनों के बेहतर पालन के लिए जो है केंद्र और राज्य का एक समन्वय बोर्ड जो है वो बनाया जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है गिग इकॉनमी को, जैसा कि गिग वाली बात जो है लेबर कोड में डाली गई थी सर, यहाँ भी उठी ये बात। नहीं तो लेबर कोड में इस बात का जिक्र था कि आपके जो गिग वर्कर्स हैं उनको भी आप फॉर्मल इकोनॉमी में लेकर आएंगे, यानी उनका भी पीएफ कटेगा। ईएसआईसी की जो फैसिलिटी है इसका दिया जाना सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से और पेंशन का दिया जाना भी बेसिकली, चाहे आप ईपीएस 95 वाली जो पेंशन है उसको बढ़ाने की बात हो या फिर आपका जो गिग वर्कर्स और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को जो आप फॉर्मल इकोनॉमी में सरकार लेकर आना चाहती है, ये दोनों मसले बहुत महत्वपूर्ण हैं अगर आप इसको सोशल सिक्योरिटी के नज़रिए से देखते हैं। दोनों ही मामलों में लाखों की आबादी या लाखों की तादाद में कर्मचारी ऐसे हैं विशाल, जिनको 1,000 रुपये की अगर आप पेंशन देते हैं तो उनके सोशल सिक्योरिटी नेट को वो कतई मजबूत नहीं करती। इसी तरह से फ्री इलाज का मामला है, उसको भी उसका दायरा आपको गिग वर्कर्स तक और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो बाकी के मजदूर हैं, ऐसा नहीं कि केवल जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं ई कॉमर्स कंपनियों के या जो ड्राइवर्स हैं जो गाड़ी चलाते हैं, कैब चलाते हैं, सिर्फ उन तक दिया जाए। इसका दायरा आपको बढ़ाकर करना होगा। फैक्ट्री वर्कर्स तक भी इसका दायरा आपको बढ़ाकर, जो दैनिक मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उन तक भी इसको लेकर आना पड़ेगा। और वास्तविकता में जो श्रमिकों का जो तादाद है, दरअसल वो भी तभी आपको पता चलेगी, उनके कंसर्न्स, उनके ग्रीवेंसेस भी आपको तभी पता चलेंगे। चलिए सर, इसी कहानी में एक और कहानी है सर, ईएसआईसी वाला, उस ईएसआईसी प्लस वेज सीलिंग वाला मामला, ये क्या है सर, इसको थोड़ा सा समझाइए। देखिए, ईएसआईसी का भी मामला वही है कि जो एक वेज सीलिंग जो आपकी ईपीएफ की जो वेज सीलिंग को बढ़ाने की बात जो लगातार चल रही है कि साहब 15,000 से बढ़ाकर इसको 30,000 किया जाए, इसी तरह से 21,000 की जो ईएसआईसी की वेज सीलिंग है इसको भी यहाँ पर बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही है कि आप यहाँ पर भी जो 21,000 रुपये की अभी फिलहाल जो अपर सीलिंग है जो वेजेस की, उसका दायरा भी जो है इंश्योरेंस स्कीम के तहत या इलाज, फ्री इलाज का जो दायरा है उसमें इसकी कैपिंग को बढ़ाने की बात कही जा रही है। चलिए सर, कुछ डेटा है सर, अगर मान लीजिए जो आप वेज सेलिंग की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए 25,000 तक अगर वेज सेलिंग बढ़ जाती है तो लगभग जो है कहा जा रहा है कि 56 लाख नए कर्मचारी हैं जो ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, उनको फ़ायदा मिलेगा। अगर 30,000 रुपये कर देती है सरकार तो 97 लाख कर्मचारी, 35,000 करोड़ जो है कर्मचारी वो ऐड हो जाएंगे। 40,000 अगर हो जाता है तो 1.31 करोड़ और 40,000 से ज़्यादा होने पर करीबन 1.72 करोड़ जो है कर्मचारी ऐड हो जाते हैं। अब ईएसआईसी में कितना योगदान देना होता है, एडिशनल जानकारी मैं दे देता हूँ। देखिए, इस योजना में जो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। कर्मचारी 0.75% वेतन का और नियोक्ता यानी जो कंपनी है वो 3.25% वेतन का जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सर, अगर ये भी सीलिंग अगर बढ़ जाती है सर तो इसमें भी अच्छी राहत मिलेगी। बहुत तादाद में लोग जो है आ जाएंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच भारत में फ्यूल सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। हालांकि हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं। देश की सभी रिफाइनरियां जो हैं वो पूरी कैपेसिटी से काम कर रही हैं और पर्याप्त स्टॉक जो है उपलब्ध है। लेकिन खबरें तो ये भी आ रही हैं प्रवीण सर कि 50% प्रोडक्शन में जो भारी बढ़ोतरी हुई उसके बावजूद देश को जो है हर महीने बड़ी मात्रा में एलपीजी जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। हर महीने करीब 29 से 34 एलपीजी टैंकरों की जरूरत बनी रहेगी। ये क्या खबर है सर, मतलब समझ नहीं आया, बेहतर आप समझाइए। कहा जा रहा है कि भाई जैसा कि ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर आया तो कहा गया कि भाई अब अपना जो है प्रोडक्शन रैंप अप कीजिए। हम लोगों को लगा कि भाई रैंप अप करेगा तो भाई सब चीज़ दुरुस्त हो जाएगा, सभी लोगों को मिलने लगेगा। लेकिन इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि भाई डेली आपको जो है 30 टैंकर, 1-2 टैंकर आ रहा है तो यहाँ तो ताली बज जा रही है सर। डेली 34 टैंकर कैसे आएगा?
देखिए विशाल, इसकी समस्या की जड़ में दो चीज़ें हैं और जिन पर मुझे लगता है कि लंबे वक्त से काम नहीं किया गया। एक तो है एलपीजी के डोमेस्टिक प्रोडक्शन की कैपेसिटी को न बढ़ाना। दूसरी समस्या है कि आपके जो एनर्जी सोर्सेज हैं जिनसे आप अब तक लेते आए हैं, उसमें कभी कंटिजेंसी प्लान को एक को रखा नहीं गया। और ये दोनों ही चीज़ों में जब आप कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे हैं उस मामले में भी, दूसरी बात एनर्जी जो सोर्स जो है आपके हैं उसको डाइवर्सिफाई करने का एक कंटिजेंसी प्लान जो होना चाहिए था, मुझे लगता है वहाँ सरकार चूकी है। अब आप जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन को अचानक सरकार को बढ़ाना पड़ा, पहले आया कि हमने 10% बढ़ा दिया है जब जंग शुरू हुई, और पहली मर्तबा ये लगा कि क्रूड ऑयल से भी ज़्यादा बड़ी समस्या एलपीजी सिलेंडर की होने जी। वाली है, इस देश में रसोई गैस की समस्या होने वाली है, जिसको लेके सरकार आज भी इस बात को मान रही है। जी। आज भी सरकार ने इस बात को स्वीकारा है कि देखिए तमाम हमारे प्रयासों के बावजूद देश में एलपीजी की किल्लत है, समस्या की स्थिति है। दूसरी चीज़ सरकार ने कहा कि एलपीजी की चलिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन आपको अल्टरनेटिव तरीकों पर इस शिफ्ट होना पड़ेगा, वहाँ भी इस्तेमाल करने होंगे। ये खुद सरकार की तरफ से कहा गया आम लोगों को कि साहब आप सोलर जो आपके इलेक्ट्रिक जो जी। इंडक्शन कुकर हैं, इस तरह के जो अरेंजमेंट हैं इसका भी इंतजाम करिए। सरकार ने ये भी कहा है कि पहले जो सिलेंडर की डिलीवरी थी वो 53% का जो था हिसाब, अब वो बढ़कर 81% हो गया है सिलेंडर मिलने की जो स्थिति है। जी। तो अब दूसरी चीज़ जो आ जाती है कि अब आप चलिए प्रोडक्शन को रैंप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत को हर महीने जो है वो 29 लाख टन एलपीजी की ज़रूरत है। ओके। और जब आपने 30% रैंप अप कर दिया है तब भी आपका 14 लाख टन का ही जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है। इसका मतलब अभी भी आपके पास तकरीबन इतना ही, यानी 50% आपको उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, या उतना अमाउंट आपको बाहर से लेकर आना ही पड़ेगा। तो ये एक एक्यूट क्राइसिस की स्थिति है। दूसरी जो चीज़ यहाँ बड़ी नज़र आती है विशाल, वो ये आती है जो एनर्जी सोर्स आप कहाँ से कर रहे थे। अभी तक भारत जो एलपीजी इंपोर्ट करता है वो यूएई, कतर, सऊदी अरबिया और कुवैत जैसे देशों से करता है। पूरा का पूरा कंसंट्रेशन हमारा अभी वहीं पर है। जी। अब भारत इसको डाइवर्सिफाई करके यूएस, कनाडा और आपके अल्जीरिया जैसे देशों से लेकर आने की कोशिश कर रहा है। जी। ये कंटिजेंसी की स्थितियों को या इसका प्लान भी आपके पास एक हमेशा से रहना चाहिए था। जब आपको इस बात के आसार पिछले साल भी दिखाई दिए थे कि साहब 12 दिन की जब लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच हुई थी, तभी आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना चाहिए था कि अगर ये जंग जो है वाइडर होती है, बड़ी खिंचती है कभी किसी दौर में, तो हमारे पास देश की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको किस तरह से हम सुनिश्चित करेंगे विशाल। जी। तो चलिए। ये एक बड़ा जो मैं कहूँगा कि मुश्किल वाली स्थिति अभी भी एलपीजी के मामले में बनी हुई है। चलिए सर, एलपीजी की बात हो गई सर, तो कुछ खबरें ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि अब गैस कनेक्शन जो है वो बंद हो जाएगी। इस पर सरकार ने कहा कि मामला जुड़ा हुआ था सर ई-केवाईसी से लेकर। क्या लेटेस्ट अपडेट है सर? क्या कुछ चिंता करने की बात है क्या? किसी के पास अगर गैस कनेक्शन तो बंद हो जाएगा क्या? नहीं, बंद आपदा नहीं। में अवसर जो है तमाम लोग जो है वो भी खोजने लग जाते हैं। नहीं, वो तो चीज़ें चल रही हैं। आपदा में अवसर वाली चाहे 900 ब्लैक 900 चाहे 950 ब्लैक का वाला सिलेंडर। सिलेंडर का मामला हो या सिलेंडर्स की होर्डिंग का मामला हो या कमर्शियल गैस की को लेके जिस तरह का भ्रष्टाचार की बातें हैं वो लगातार अब सामने आ रही हैं, और सरकार के तमाम प्रयासों के बाद लगातार सरकार की तरफ से रेड डाली जा रही है। जिला प्रशासनों को अलग अलग जगह पे इस बात की मुनादी करनी पड़ रही है, उनको रेड्स डालनी पड़ रही हैं कि जहाँ लोग होर्डिंग कर रहे हैं वहाँ मेरे लोगों पास की आंकड़े धरपकड़ भी है की बॉस। जा रही है। लगभग 12,000 जगहों पर जो है छापेमारी की गई है, जो जानकारी बिल्कुल। सुजाता शर्मा ने दिया है। बिल्कुल। और 15,000 से ज़्यादा गैस सिलेंडर जो हैं वो सीज किए गए हैं। तेल कंपनियां यानी जो ओएमसीज हैं उन्होंने 2,500 से ज़्यादा औचक निरीक्षण किए। तो ये स्थिति है। उसके बावजूद देखिए 950 का जो सिलेंडर है वो आम जनता को 3,500 नहीं, 5,000। सरकार ये भी कह रही है कि आप ऑनलाइन सिलेंडर की बुकिंग कीजिए। आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ ऑनलाइन अगर आप गैस की बुकिंग करेंगे तब भी आपको जो तय समय है उसमें आपको गैस की डिलीवरी होगी। आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ जाकर लाइन न लगाएं, सरकार इस बात के लिए भी कह रही है। लेकिन अगर आप ज़मीनी हालात को देखें तो जगह जगह जहाँ जहाँ गैस एजेंसियाँ हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऑफिसेज हैं, वहाँ लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की
कई जगहों पर सिचुएशन भी विशाल क्रिएट हो रही तो है। सरकार तो बस ये तर्क दे रही है सर कि पैनिक बुकिंग हो रही है, पैनिक बुकिंग हो रही है। क्या इस तर्क पर देखिए सहमत होना कुछ चाहिए? कुछ हालांकि सरकार ने बिल्कुल ये भी कहा है बस कि पीएनजी पे शिफ्ट हो जाइए, अब तमाम ऑफर्स दिए जा रहे नहीं। हैं। देखिए रातों रात क्या पीएनजी पे शिफ्ट हुआ जा सकता है? एक सवाल ये है, क्या आपका जो पीएनजी पे इंफ्रा जो इंफ्रा है, इंफ्रा भी अगर मान लीजिए है, तो क्या कंपनियां जो पीएनजी जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो सर्विसेज में हैं, क्या वो रातों रात बड़े पैमाने पर लोगों को कनेक्शन दे सकती हैं, उनके कनेक्शन कर सकती हैं? ये सब चीज़ें तो अभी है नहीं। अब सरकार वॉर बोर्ड में है, राज्यों से कह रही है कि आप अगर पीएनजी कनेक्शंस को बढ़ाएंगे तो हम कमर्शियल एलपीजी का आपका कोटा 10% बढ़ाएंगे, जैसा आज सरकार की तरफ से कहा गया। तो हम जब क्राइसिस आ जाती है, तब जागते हैं। अक्सर ऐसा दिखाई देता है, बार बार हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है कि जब क्राइसिस आ जाती है उसके बाद एकदम से वॉर मोड में सरकार नज़र आती है और तब तक चीज़ें फिर हाथ से निकलती हुई दिखाई देती हैं। कोविड के टाइम पे भी कई बार ऐसा देखा गया, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को सिलेंडर्स लेकर हो की स्थिति हो या या बाकी चीज़ों को। रेमडेसिविर वैक्सीन को लेकर हो। बिल्कुल। तो इस तरह के हालात बार बार बनते हुए फिर दिखाई देते हैं, या अस्पतालों में जो बेड्स बेड्स की का जो नंबर है वो इंक्रीज करने की बात हो, तो आप फिर वहाँ पे आकस्मिक स्थितियों में हम पिछड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इन चीज़ों का एक आपका कंटिंजेंसी प्लान हमेशा होना चाहिए, जब आप क्रूड पर, जब आप एलपीजी पर पूरी तरह से दूसरे डिपेंडेंट है देशों भाई। पे नहीं डिपेंडेंट आपने हैं। जो कहा सर कि पिछले साल आपको सीख लेनी चाहिए, अरे भाई आप पिछले साल क्यों सीख लीजिएगा? आपके पास तो स्टेटिस्टिक्स है, डेटा है। 88% 90% आप दूसरे बिल्कुल। देशों पर आप जो है जिम्मेदार हैं आप उनके लिए। चलिए सर, एक और खबर है कि मार्च से पहले हफ्ते में ही सर एलपीजी की खपत जो है 17% घट गई। अब इसके पीछे भी तर्क दिया जा रहा है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जो वॉर है, इस वजह से एलपीजी की खपत घटी है। ये क्या कहानी है सर? इसको भी समझाइए। नहीं, मुझे लग रहा है कि जंग की वजह से एक तो लोगों ने अपनी कुकिंग का जो तरीका जैसे पैटर्न पैटर्न बदला है। आ, आप देखिए कि जो इंडक्शन कुकटॉप हैं या इंडक्शन कुकर्स हैं, उनकी बिक्री 300% बढ़ी है। तो लोगों को लग रहा है कि जो आपके पास गैस का स्टॉक है, गैस सिलेंडर आपके पास एक या दो हैं, घरों पे अमूमन मिल जाते हैं, तो लोग उसके अलावा एक ऑप्शन को लेकर चल रहे, खासतौर पर शहरी इलाकों में। और वहाँ पे खाना बनाने की जो है को जो है डिवाइड मुझे लगता है किया जा रहा है, जहाँ पे कि आप इलेक्ट्रिक कुकर्स का इस्तेमाल वहाँ पे कर रहे हैं। चलिए सर, लेकिन सर एक जाते जाते आपसे एक लास्ट सवाल दे देता हूँ, क्योंकि तमाम जो मुद्दा जुड़ा हुआ है सर, वॉर से जुड़ा हुआ है। ताज़ा अपडेट क्या है सर? क्या बहुत जल्द, आज तो खबरें आ रही थी मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी, कि लगता है कि कुछ जो है नरमी देखने को मिल रही है। क्या ऐसी नरमी सही में है सर? क्या वॉर टल सकता है या कंटिन्यू रहेगा? नहीं, देखिए वॉर में नरमी नज़र नहीं आ रही है। साफ बात यह है, कल इज़राइल की तरफ से स्ट्राइक किया गया और इज़राइल ने इस बात का प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस बात की रिलीज जारी की गई कि हमारे स्ट्राइक्स में जो ईरान के सिक्योरिटी जो चीफ हैं, सिक्योरिटी के हेड हैं, या सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं अली लारिजानी, जो कि आप समझिए कि जो अयातुल्लाह अली खमैनी के बाद उनका सबसे बड़ा कद का जो अगर नेता ईरान में कहे जाएंगे तो वो अली लारिजानी थे। उनको एक स्ट्राइक में इजराइल ने मार दिया और बाद में ईरान ने उसकी पुष्टि की कि साहब अली लारिजानी अब नहीं रहे। इसके अलावा गुलाम रजा जो है वो जो उनके बासित जो फोर्स है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके चीफ हैं, उनकी भी स्ट्राइक में मौत हो गई। तो दो बड़े जो मैं कहूँगा कि जो कमांडर्स हैं ईरान के, उनकी डेथ हुई। और उसके बाद ईरान ने अब साफ तौर पे कहा है कि वो इसका बदला जो है अनप्रेसिडेंटेड जो है वो रिटेलिएट करेगा, बदला लेगा। बगदाद में, दुबई में, बाकी इज़राइल में जगह जगह मिसाइल्स और ड्रोन्स के अटैक हो रहे हैं। अमेरिका एक और बड़े प्लान पर काम कर रहा है। इसकी खबरें जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी मीडिया आउटलेट्स के हवाले से आ रही हैं कि अमेरिका अब ये सोच रहा है कि ईरान में एक डेंजरस, एक ख़तरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। ऑपरेशन ये है कि ईरान में जहाँ न्यूक्स जो हैं, जो इनके पूरा न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ से उन सबको निकाला जाए, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, इस तरह की चीज़ों को, और उसको लेकर जाया जाए। उसमें कमांडो ऑन ग्राउंड्स आएंगे और उस ऑपरेशन को करेंगे। बेहद रिस्की और बेहद जोखिम भरा है।
कहा यह जा रहा है कि ये जो लादेन को जो पकड़ने और मारने वाला जो एबटाबाद वाला जो ऑपरेशन था, उससे भी खतरनाक और उससे भी ज़्यादा रिस्की ऑपरेशन है ये, क्योंकि यूरेनियम अगर आपका से मिसहैंडल होता है तो वो वहाँ पे मतलब जहरीला वो आपका हो सकता है, रेडिएशन फैल सकता है और उनमें जो रिएक्शन भी हो सकता है, तो वो एक खतरनाक स्थिति बन सकती है अगर कमांडो से और उनसे आर्म फोर्सेस से अगर मिसहैंडलिंग उसकी होती है। तो ये खतरनाक ऑप्शन है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि साहब हम तैयार हैं किसी भी स्थिति के लिए, मुझे डर नहीं लगता, मैं तैयार हूँ किसी भी फैसले के लिए। तो अमेरिका और ईरान अभी भी लॉगर हेड्स में हैं, अभी भी जंग के हालात लगातार बने हैं। इजराइल ईरान पर भी और लेबनान पर भी 2 मोर्चों पर लगातार बमबारी अपनी कर रहा है। अब एक मसला आ जाता है जिसको हम शुरू के दिनों से लगातार कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव हैं इस जंग के वो आखिर क्या हैं, वो क्या अचीव करने हैं। अगर न्यूक्लियर वेपन्स हैं या आपके न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं बनाए, लेकिन जो एनरिच्ड यूरेनियम है अगर उसको लेना, उसको निकालने का अगर ऑब्जेक्टिव है वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि एक तो पता भी नहीं है कि वो हैं कहाँ ईरान में दरअसल, तो उनको कैसे ढूंढेंगे, कैसे लेकर आया जाएगा, क्या वो प्रोसीजर होगा, वो ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होगा, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक समय था जब माना जाता था कि अच्छी पढ़ाई और कॉलेज की डिग्री ही जो है बेहतर भविष्य और अच्छी नौकरी की सबसे बड़ी गारंटी है, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। नई रिपोर्ट बताती है कि देश में पढ़े लिखे युवाओं की संख्या तो तेजी से बढ़ी है, मगर उसी रफ्तार से रोजगार के मौके नहीं बढ़ पाए। नतीजा ये है कि आज बेरोजगार युवकों में जो है सबसे बड़ा हिस्सा जो है ग्रेजुएट्स का हो गया, जो भारत के रोजगार बाजार की बड़ी चुनौती की जो है इशारा करता हुआ दिख रहा है। असर अजीज प्रेमजी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट है, उसमें बड़ा चौंकाने वाली बात कही गई है। कहा गया है कि अधिकतर जो ग्रेजुएट्स हैं देश के वो बेरोजगार हैं। इसी बीच सर कुछ साल पहले मैं कहूँ तो IT कंपनी के मालिक हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि आप क्या कहते हैं कि IITian जो हैं या तमाम जो इंजीनियरिंग की है वे लोगों को हम नहीं ले पा रहे हैं, वो बेरोजगार हैं। उसके पीछे तर्क दिया कि जो हमें चाहिए होता है वो हमें मिलता नहीं है, जो क्वालिटी चाहिए होता है, स्किल्स चाहिए होता है। और उन्होंने ये बड़ा उदाहरण दिया कि 100% लोगों में से मात्र 10% लोग ही हैं जो मुझे लगता है कि वर्कफोर्स में उनको लाया जा सकता है, बाकी लोग जो है इट्स नन ऑफ माई यूज़। उस समय बड़ा बवाल उठा था। तो क्या है ये पूरा मामला सर, क्या लैक कर रहे हैं हम? नहीं देखिए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट आई है ये वाकई बहुत चौंकाने वाली बात रिपोर्ट है। और ये बताती है कि तमाम बेरोजगारी की दर कम होने के, सरकार का भी एक लेटेस्ट नंबर भी आया था जिसमें कहा गया था 4.9% के लो लेवल पे जो है बेरोजगारी दर देश की पहुंच गई है। लेकिन दरअसल ये रिपोर्ट ये बताती है कि देश में बेरोजगारी की समस्या या नौकरियां न मिल पाने की समस्या कितनी बड़ी है। एक तो ये बात है। दूसरी बड़ी बात ये रिपोर्ट ये बताती है कि जो युवा ग्रेजुएशन कर लिए है या ग्रेजुएट हैं, उनके सामने भी इतना बड़ा संकट है। ऐसा नहीं है कि जो ग्रेजुएट नहीं है, उससे पहले के हैं या अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनके ही सामने नौकरी का संकट है। नौकरी का संकट असल में जो ग्रेजुएट युवा हैं उनके सामने और ज़्यादा बड़ा है। 67% जो है अनएम्प्लॉयड जो यूथ हैं, 2023 का जो आंकड़ा है वो जो है वो ग्रेजुएट हैं। यानी अनएम्प्लॉयड लोगों में 67% की हिस्सेदारी ऐसे लोगों के जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं। 1.1 करोड़ का आंकड़ा, और ये 2004 के मुकाबले डबल से ज़्यादा हो गया जब ये आंकड़ा 32% का सिर्फ था। 2004 में 30 लाख लोग थे। तो आप देखिए 20 साल में, मतलब 2 दशक में अनएम्प्लॉयड यूथ ऐसे जो ग्रेजुएट हैं उनका आंकड़ा 2 गुना बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि देश का जो इकॉनमी बढ़ रही है, इकॉनमी बड़ी पावर बन रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो बात बार बार एक आती है कि क्या जॉबलेस ग्रोथ है, वो यहाँ पर एक उसकी तरफ इशारा विशाल ये रिपोर्ट यहाँ पर करती हुई दिखाई देती है। चलिए सर, जिस बात की जो है तस्दीक जो है रघुराम राजन साहब भी करते हुए नजर आते थे। बिल्कुल। चलिए, देश में ग्रेजुएट्स की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। 2004 में युवाओं में सिर्फ 10% ग्रेजुएट थे, यानी जो आंकड़ा जो अगर मैं कन्वर्ट करूं 1.9 करोड़, और 2023 में बढ़कर 28% हो गया, यानी 6.3 करोड़। इसका मतलब क्या है सर कि पिछले 2 दशकों में उच्च शिक्षा लेने वाले युवाओं की भी जो संख्या वो बढ़ी है। लेकिन इसमें भी देखना होगा, अगर डीप इनसाइट्स अगर इससे भी निकाला जाए तो कितने लोगों के पास जो है नौकरी है, ये भी समझना होगा। सर, हर साल करीब 50 लाख नए ग्रेजुएट्स भी जुड़ रहे हैं, लेकिन नौकरी मिलने वालों की संख्या केवल 28 लाख रही है,
यानी इनमें से सिर्फ 17 लाख को सैलरी वाली नौकरी मिलती है, बाकी लोग जो है ऐसे ही बैठे रहते हैं। अब यहीं से सर अगला सवाल मेरे मन में ये आता है कि जो है क्या बड़ी वजहें हैं बॉस, मतलब डीप रूटेड जो है दर्द क्या है इसमें, इसका क्या निवारण होना चाहिए? व्हाट इज द वे देखिए, हर फॉरवर्ड? साल 50 लाख युवा जो है वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं अब, और इस चीज़ को हम लोग कई बार विशाल डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर देश की समस्या है क्या। नौकरियों के संदर्भ में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये समस्या, ये जो सवाल है ये बार बार दिमाग में आता है कि देश की समस्या आखिर है क्या, क्यों नहीं लोगों को नौकरियां मिल पा रही, मसला कहाँ पे अटका हुआ है। 50 लाख युवा हर साल BA, BCom, BTech करके निकल रहा है, उसके बावजूद बेरोजगार क्यों है? इसकी पूरी की पूरी इस कहानी की जड़ में असल में इनकी एम्प्लॉयबिलिटी है। यानी ये सारे के सारे युवा ऐसे हैं जिनकी एम्प्लॉयबिलिटी या जिनके अंदर जो प्रोफेशनल उसमें जाने का एक स्किल ही नहीं है, इसीलिए कंपनियां नहीं ले रही, इसीलिए किसी भी नौकरी में उनको रोजगार नहीं मिल रहा। एम्प्लॉयबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि कोर्सेज जो हैं इस देश में, डिग्री के कोर्सेज जो हैं उनका और इंडस्ट्री की जो ज़रूरतें हैं उसके बीच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पढ़ाया कुछ जा रहा है, ज़रूरत कुछ और है। ये पढ़ा आप थ्योरी रहे हैं, ज़रूरत है प्रैक्टिकल की, ज़रूरत किसी और चीज़ की, आप उस चीज़ को बता नहीं रहे। तो जो कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, नया NEP 2.0 आ गया है, सरकार ने पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है या पूरा का पूरा करिकुलम है वो बच्चों से लेके बड़ों तक की पढ़ाई का सब कुछ बदल दिया है। उसके बावजूद क्या पढ़ाई का भारत में तौर तरीका बदल रहा है? क्या बच्चों के अंदर वो स्किल पैदा किया जा रहा है जहाँ से उनकी खुद की सोचने समझने की शक्ति डेवलप हो, या रटी हुई वही परंपरा, वही हिसाब किताब, वही एग्ज़ाम लेने की पद्धति, वही हिसाब आप अपने घर से मॉडल बना के ले आओ किसी चीज़ का और स्कूल में लाकर उसको शोकेस कर दीजिए, और बच्चे ने घर पे गया और मम्मी पापा को बोल दिया कि इसको बना दीजिए, उन्होंने थर्माकोल लिया, उसको रंग पोत के बना के उस बच्चे को दे दिया। एक बेसिक स्कूल की चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन यहीं से समस्या दरअसल इसी का जो आप कहिए एनलार्ज होकर चली जाती है जब ग्रेजुएशन का बच्चा निकलता है। वही पता हुई चीज़ें रहती हैं कि ये सवाल आने वाले हैं, ये इन किताब से ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, इससे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम करके आप ग्रेजुएट होके निकल जाएंगे। उसका और इंडस्ट्री में आपकी ज़रूरत क्या है, उसके बीच में ज़मीन आसमान का विशाल फ़र्क है। और यही वजह है कि जो 67% जो युवा है वो नौकरी नहीं ले पा रहा है, और BA, BSc या जो भी कोर्सेज हैं उनको कर चुके होने के बावजूद। चलिए सर, कुछ और आंकड़े हैं जो डराने वाले हैं, वो समझ लेते हैं। कुछ युवा जो है पढ़ाई छोड़कर काम करने लगते हैं। अब इनका भी जो है आंकड़ा समझिए, 2017 में 38% युवा जो है पुरुष जो है पढ़ाई में थे, लेकिन 2024 में ये घटकर मात्र 34% रह गया। कारण निकालने की कोशिश की तो कहा गया कि परिवार की जो है आर्थिक मदद करने की ज़रूरत थी, इसलिए हम लोगों ने छोड़ छाड़ कर भाई नौकरी करने लग गए। लेकिन एक और बड़ी समस्या है, महंगी पढ़ाई जो है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कहा जा रहा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो कोर्सेज हैं वो बहुत महंगे होते हैं, गरीब परिवार इनकी फ़ीस जो है वो अदा नहीं कर पाते, इसलिए लोगों को लगता है कि भाई छोड़िए हटाइए, कोई चलते हैं कुछ और काम धंधा शुरू करते हैं। नहीं, लेकिन जो देखिए मेडिकल की पढ़ाई की बात नहीं कहूँगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की मैं चीज़ें बता सकता हूँ। ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं, ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सरकार की हैं, उस जिनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उन सब का भी खाका खांचा और पढ़ाई कराने का तरीका जो है, और मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ दरअसल जो BTech कर रहे हैं या कर चुके हैं, और वो साफ तौर पे बताते हैं कि उनकी पढ़ाई और इंडस्ट्री की ज़रूरतें हैं, इसमें कतई तालमेल किसी तरह का नहीं है। तो जब आप उस चीज़ को पढ़ा नहीं रहे, एक कॉलेजेस का क्या फ्रेमवर्क है कि साहब आपको 4.5 साल आपको कॉलेज आना है जी, कॉलेज आकर आपको अपनी हाजिरी करनी है, टीचर ने जो बता दिया कि ये चीज़ें हैं, ऐसे इसको कर लो, वो उसको कर लेते हैं, जो बोर्ड है या जो एग्ज़ाम है उसको दिया, उससे पास होते चले। ऐसे करके 4-4.5 साल का पीरियड पास होता है, बच्चे को किसी तरीके की ऐसी लर्निंग, ऐसे स्किल वहाँ नहीं मिलते जिससे वो जब कोर्स करके निकले तो तत्काल इंडस्ट्री में फिक्स हो जाए। जी, तो ये एक बहुत बड़ी इश्यू है जिसको न तो तमाम सुधारों में, जो सबसे ज़रूरी सुधार है इस देश में, दो बहुत महत्वपूर्ण सुधार जरूरी हैं। एक पुलिस का सुधार, पुलिस रिफॉर्म जरूरी है, जिसको लेके प्रकाश सिंह जो यूपी के DGP रहे, उन्होंने
मतलब किताब तक लिख डाली। उन्होंने पुलिस के रिफॉर्म को लेकर बहुत अहमियत बताई कि देश भर में पुलिस का जो पूरा का पूरा तंत्र है उसके रिफॉर्म की किस तरह जरूरत है। और दूसरी जरूरत है देश में इसमें एजुकेशन के सिस्टम की, जो बिल्कुल आपका नर्सरी से जो बच्चे को पढ़ाने का तरीका है, 7 घंटे 8 घंटे आप पढ़ाते हो, उसके बावजूद बच्चा जो है अगर ग्रेजुएट करके 67% 68% बच्चे अगर बेरोजगार हैं, तो उस पूरी पढ़ाई की व्यवस्था को, और ये काम ये सरकार कर सकती थी, पिछले 11 साल से है। नहीं, सरकार की बात आपने छेड़ दी सर। तो सरकार तो कह रही थी कि इस चीज़ को हम दुरुस्त करना चाहते हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना की बात कही गई। कहा गया इंटर्नशिप आप देखिए, महीने 2 महीने 6 महीने की इंटर्नशिप और 4 साल का आपका कोर्स, इन दोनों में बहुत फर्क है। कोई भी कंपनी किसी व्यक्ति को इंटर्नशिप पे भी तब रखेगी जब उसको लगे कि यहाँ पे आप उस स्किल के लेवल के हैं। तो मुझे लगता है कि इसीलिए देखो, जब पीएम इंटर्नशिप का जो ईएलआई की जो स्कीम आई सरकार की, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसमें जो सरकार का टारगेट था 1 करोड़ का और एनरोलमेंट हुए सिर्फ और सिर्फ 10,000। बताइए, तो आप अपने टारगेट्स देख लीजिए और उसकी जमीनी हकीकत जो बता रहा है 10,000 का नंबर, वो उसकी सच्चाई को बयां करता है। चलिए सर, ये चर्चा जो है अंतहीन है। इस पर जो है लंबी जो है चर्चा मैं समझता हूँ कि सरकार के लेवल पर, पॉलिसी के लेवल पर, पॉलिसी होल्डर्स को, थिंक टैंकर्स को सोचनी चाहिए। सिर्फ नई जो है एनईपी ला देना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला देना, और कुछ नहीं, किताबों पे सिर्फ लिखा गया एनईपी 2.0, exactly. अदरवाइज एवरीथिंग इज द सेम। जैसा पहले चल रहा था वैसा ही अब है, ना कुछ बदला है, ना कुछ एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ ऐसा आमूलचूल बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं देता। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी नाइट।